take pledge to complete your entire syllabus in the next 20 days। पर सिर्फ मेरे शपथ लेने से कुछ नहीं होगा यार भाइयों, तुमको भी मेरे साथ शपथ लेनी होगी। तो लो यार शपथ, अग्निपथ 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 बजा लो यार। तो बहुत कम टाइम है, बहुत सारा सिलेबस करना है, 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स करना है, सब कुछ करना है अगले 20 दिनों में, और ऊपर से लोग ताने अलग दिए जा रहे हैं। समझ रहा हूं मैं। वो कहते हैं ना यार कि छोड़ दो उन्हें जो लोग देते हैं ताना, सिर झुका देना उनका जब आएगा तुम्हारा जमाना। और जिनकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वो इंसान ही अनब्रेकेबल से दिखने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। तो चलो तुम और मैं मिलकर हम लोग एक साथ तोड़ते हैं एक बड़ा मिथ, एक बड़ा रिकॉर्ड। कौन कहता है कि सीएस का सिलेबस 20 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते? मैं लेता हूं शपथ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। यार देखो, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है लेटर राइटिंग। जब तुम लोग एक पत्र किसी दूसरे को देते हो, वो उस पत्र को पढ़कर रिस्पॉन्स यानी कि फीडबैक देता है, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाता है। पर ये कॉरेस्पॉन्डेंस प्रेम में हो सकता है, दोस्ती में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस की यहां पर बात नहीं करेंगे जिससे तुम्हें या मुझे शर्मिंदा होना पड़े। हम लोग बात करेंगे बिल्कुल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की, यानी बिजनेस की फील्ड में लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। और ये सबसे बड़ा मिथ होता है यार कि लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें लेटर्स लिखना आता है, पर रियलिटी में जब उन्हें प्रोफेशनल लेटर लिखना पड़ता है, सो दे फाइंड इट आउट कि कितने सारे कंफ्यूजन्स हैं जो स्कूल में उन्होंने दूर नहीं किए। मुझे पता है कि स्कूल की बहुत सारी टीचर्स ने तुम्हें आकर एक फॉर्मेट रटा दिया होगा जिसे तुम अगली रात सोने के बाद सुबह उठ के भूल भी गए होंगे। पर आज के दिन हम लोग खुद से एक कमिटमेंट करते हैं कि लेटर राइटिंग सीख कर निकलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, ये लेटर्स में कंफ्यूजन कितने सारे हैं। लेटर में सब्जेक्ट हेडिंग बड़ी लिखूं या फिर छोटी लिखूं, डेट राइट साइड लिखूं या फिर लेफ्ट साइड लिखूं, पैराग्राफ में इंडेंट दूं या फिर ना दूं, सिग्नेचर कहां करना है, ये एनक्लोजर क्या होता है, और भाई योर्स आएगा कि योर आएगा। डियर सर लिखूं, डियर मैम लिख दूं, डियर में उसको ऐसा तो नहीं लगेगा मैं बहुत चीजी हो रहा हूं, रिस्पेक्टेड सर में ऐसा तो नहीं है बहुत फॉर्मल हो जाऊंगा। तो इतने सारे कंफ्यूजन्स होते हैं वाइल राइटिंग द लेटर, पर घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग हर एक कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो भैया एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि लेटर में तुम्हारे जेस्चर्स नहीं दिखते। अगर तुमसे कोई नहीं मिला है तो तुम्हारा लेटर ही तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन है, और वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो तुम लोग लेटर राइटिंग के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। लेटर की स्टाइल इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम्हारा पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर क्या है और तुम लोग किस पार्टी को लेटर लिख रहे हो। अगर मैं अपने ओनर को लेटर लिख रहा हूं तो लेटर अलग तरीके से लिखा जाएगा, अगर मैं अपने कलीग को लेटर लिख रहा हूं तो लेटर अलग तरीके से लिखा जाएगा। सो इट हाईली डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ द लेटर एंड द पार्टी इज कंसर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आज की जनरेशन में भाई भाई का नहीं है और पुत्र पिता को मारता है, तो रिटर्न प्रूफ होना बहुत जरूरी है। बिना सिग्नेचर्स, बिना रिटर्न प्रूफ के कभी किसी के झांसे में मत आना। मतलब अगर वो 3 मैजिकल वर्ड्स भी बोल रही है तो उसका रिटर्न प्रूफ पहले ले लेना, बाद में एविडेंस के लिए लगता है, और तुम तो ऐसे भी कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो। तो देखो भैया, एक अच्छे बिजनेस लेटर का क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, इसको हम लोग एक शॉर्ट एक्रोनिम से याद कर रहे हैं। एक्रोनिम लिखो तुम्हारी कॉपी पर। तो भैया दुनिया वुमेन एम्पावरमेंट की है। जब भी हम लोग वुमेन के बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं तो पूरी दुनिया तुरंत सहमत हो जाती है। तो इस वुमेन एम्पावरमेंट को याद रखते हुए मैंने एक एक्रोनिम बनाया है कि लक्ष्मण राम और दशरथ से ऊपर मां सीता है। और सही तो बात है यार, कितना सेक्रीफाइस किया देवी सीता ने। तो इसलिए एक्रोनिम बनता है लक्ष्मण राम और दशरथ से ऊपर मां सीता है। बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का शॉर्ट फॉर्म होता है बीसीसी। बस यहां पे याद रखना, दूसरा सी समंदर है, SEA, दैट्स व्हाट द अदर सी इज। और पहला सी
कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया ये लक्ष्मण कहां से आ गए लेटर में। तो एल का मतलब होता है लेटर हेड। फिर आता है राम, राम का मतलब होता है रेफरेंस नंबर। फिर आता है दशरथ, दशरथ का मतलब होता है डेट। फिर आता है के ऊपर मां, मां में एम आता है स्पेशल मार्किंग्स। ए आता है अटेंशन लाइन। फिर एक और ए आता है एड्रेस। सीता है, एस से आता है सैल्यूटेशन। एच से आती है हेडिंग। बी से आती है बॉडी। सी से आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और लास्ट वाला जो एस ई ए है सी, दैट एस स्टैंड्स फॉर सिग्नेचर, ई फॉर इंक्लोजर एंड ए फॉर एनेक्जर। तो बन गया ना शॉर्ट फॉर्म यार, लक्ष्मण राम और दशरथ के ऊपर मां सीता है, बीसीसी। तो चलो एक बार मेरे साथ रिपीट करो। एल फॉर क्या था, लक्ष्मण। तो एल फॉर क्या हो जाएगा, लेटर हेड। तुम लोग किसी और डायरेक्शन में मत निकल जाना यार। फिर राम, आर फॉर रेफरेंस नंबर। दशरथ यानी डेट। तो लक्ष्मण हो गया भाई, राम हो गया, दशरथ हो गया। के ऊपर कौन है, मां सीता। तो एम फॉर आ जाता है मार्किंग। ए फॉर आ जाता है अटेंशन लाइन। ए फॉर आता है एड्रेस, सीता। एस फॉर आता है सैल्यूटेशन है। एच फॉर आता है हेडिंग। फिर हम लोगों ने याद किया बीसीसी। तो बी से आता है बॉडी, सी से आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और एस ई ए से आता है सिग्नेचर, एनक्लोजर और एनेक्जर। जर जर है लास्ट में, इतना याद रखना। तो चलो यार एक अंतिम बार रिपीट कर दो। एल फॉर लेटर हेड, आर फॉर रेफरेंस नंबर, डी फॉर डेट, के ऊपर मां, एम फॉर मार्किंग, ए फॉर अटेंशन लाइन, ए फॉर एड्रेस, S for salutation, H for heading, B for body, C for complimentary clause, H for signature, E for enclosure और A for annexure होता है मेरे भाई। तो इसके साथ हम लोग सारे एसेंशियल्स ऑफ अ बिजनेस लेटर को याद कर चुके। तो भैया अब एक एक पॉइंट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लेटर हेड। ये लेटर हेड क्या होता है, तो देखो तुम्हें प्रेम पत्र लिखना होता है तो तुम अपनी रफ कॉपी का सबसे आखिरी वाला पेज फाड़ते हो और उसको पहले फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हो, क्योंकि उस पर तो साइन करी हुई होती है। उसके पहले वाला पेज निकालते हो, उसको फाड़ते हो और फिर लिखकर दे देते हो। पर तुम्हें तब तुम्हारी इमेज का कोई ध्यान नहीं रहता, तुम्हारा कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट वो बिजनेस लेटर भी नहीं है। पर यार जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेजती है तो ऑर्गेनाइजेशन को अपना इंप्रेशन झाड़ना होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और क्योंकि राइटर ऑफ द लेटर रिसीवर के घर जाकर लेटर नहीं देता तो जेस्चर्स नहीं होते लेटर के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा पीस ऑफ पेपर जिसपे तुमने लेटर लिख कर दिया है वो इतना जबरदस्त हो कि रिसीविंग ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आ जाए कि यार सेंडर ऑर्गेनाइजेशन दम रखती है अपने अंदर। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड होता है और उसी लेटर हेड पे ऑर्गेनाइजेशन लेटर्स लिखकर कम्युनिकेशन करती है। मैं तुम्हें डायरेक्टली दिखा देता हूं विद्योदय का लेटर हेड। तो ये देख लो भाइयों, ये विद्योदय का लेटर हेड है। हम लोग अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखते हैं तो वो इसी पीस ऑफ पेपर पे लिखते हैं। ऐसा नहीं कि रफ कॉपी में से 2 पन्ने फाड़े, अपनी सिलाई वाली है तो किसी और से मांग लिया कि भैया स्टेपल वाली कॉपी में से 2 पन्ने दे दे और उस पर लेटर लिख दिया। ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर लेटर लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड लेटर हेड। अगर तुम लोग विद्योदय का लेटर हेड देखोगे तो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है लोगो और क्या नीचे दिख रहा है, विद्या का उदय, दिस इज व्हाट, टैगलाइन। तुम्हें दिख रहा है ये CIN क्या लिखा हुआ है, ये कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है। भाई ये कोई फर्जी कंपनी तो नहीं है। ऐसा नहीं हो कि तुम सिर्फ शक्ल देख के बिलीव कर लो। CIN चेक भी कर लेना ROC की साइट पर जाके कि हम लोग एक रजिस्टर्ड कंपनी है। तो दिस इज कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये है कॉन्टैक्ट, ये है मेल और ये है वेबसाइट, साथ साथ एड्रेस भी लिखा हुआ है ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफिस। तो भैया एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि बताओ लेटर हेड का कंटेंट क्या क्या है। तो तुम लोगों ने क्या क्या देखा अभी, कंपनी लोगो मैंने तुम्हें दिखा दिया, टैगलाइन तुम्हें दिखा दी, नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस दिखा दिया। फिर याद रखना, देखो 3 बातें तो सबको पता होती है यार, नाम, नंबर और कहाँ रहते हो। ये 3 बेसिक डिटेल ही तो है जहां से बात शुरू होती है। नाम क्या है, नंबर क्या है और कहाँ रहते हो, जो भी है। उसके बाद के लिए मैं एक्रोनिम दे देता हूं, कैट।
तो ये तो बेसिक चीज है ना यार, ये तो सबको ही पता होता है, नाम, नंबर और कहाँ रहती है, आई मीन कहाँ रहते हैं, वॉट एवर इट इज। तो भैया नाम, नंबर और एड्रेस, यही तो वो बेसिक चीज होती है जहां से सारी बात शुरू होती है। याद करो अपनी 11th और 12th, जहां पे नाम, नंबर और एड्रेस, इसके लिए तुम लोग पता नहीं कौन कौन सी चॉकलेट्स खरीद के लेके आते थे। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो किसी भी लेटर हेड में मिल ही जाएंगी। इसके अलावा लेटर हेड पे और भी कुछ चीजें होती हैं, हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कैट। सी फॉर होता है CIN, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ए फॉर होता है ईमेल एड्रेस और टी फॉर होता है टैगलाइन। तो तुम लोग कैट से भी याद रख सकते हो। तो बेसिक चीज नाम, नंबर और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, और उसके बाद कैट, कंपनीज आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज कॉल्ड CIN, फिर ए फॉर ईमेल एड्रेस और टी फॉर टैगलाइन। ये कंटेंट होता है लेटर हेड का। तो लक्ष्मण खत्म हो गया भाई, अब मूव ऑन करते हैं राम पर, विच इज कॉल्ड रेफरेंस नंबर। तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कि रेफरेंस नंबर की जरूरत कहां पड़ती है। तो भाइयों एक ऑर्गेनाइजेशन है TCS और एक ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस के कितने सारे बिजनेसेस हैं यार, रिलायंस जियो, बिग बाजार भी अब रिलायंस का ही हो गया, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स अलग चल रहे हैं, रिलायंस इज ऑल्सो इन रिटेल, रिलायंस इज एवरीवेयर। तो रिलायंस के इतने सारे बिजनेसेस हैं, तो सोचो रिलायंस को एक दिन में कितने लेटर्स आते होंगे, हजारों, लाखों लेटर्स। सेम गोज विद TCS, क्योंकि TCS भी IT डिपार्टमेंट है एंड देयर आर लॉट ऑफ पेपर फॉर्मेलिटीज जो कि TCS करती है। अब फर्ज करते हैं कि TCS में एक एम्प्लॉय ने रिलायंस के मैनेजर को एक लेटर लिखा और बिलिंग कर दी लेटर में, और बिलिंग कर दी इस लेटर के अंदर, और कहा कि हम तुमसे 20,000 रुपए चार्ज करेंगे क्योंकि TCS ने रिलायंस को कुछ सर्विसेज दी होंगी। मैनेजर को बाद में समझ में आया कि ये 20,000 गलत तरीके से चार्ज हुए, एक्चुअली मैनेजर को सिर्फ 10,000 ही पे करना थे। तो मैनेजर वापस से लेटर लिखेगा टू द TCS। पर मैनेजर जब लेटर लिख रहे, मैनेजर कैसे रेफर करेगा, पर मैनेजर जब लेटर लिखकर TCS को देगा तो TCS कैसे पता लगाएगी कि ये मैटर कंसर्न कौन से एम्प्लॉय ने देखा और कौन से एम्प्लॉय ने ये लेटर लिखकर रिलायंस के मैनेजर को भेजा, तभी जाकर तो TCS कंसर्न लेटर उस एम्प्लॉय को जाकर दे पाएगी। तो रिलायंस का मैनेजर उस लेटर पर डालेगा रेफरेंस नंबर, तभी जाकर वो लेटर आइडेंटिफाई हो पाएगा। अगर TCS के एम्प्लॉय ने रिलायंस के मैनेजर को लेटर भेजते समय उस पर रेफरेंस नंबर डाला होगा, तो रिलायंस का मैनेजर भी वही रेफरेंस नंबर लिखकर लेटर भेजेगा टू द TCS, तब जाकर TCS आइडेंटिफाई कर पाएगी कि भाई कौन से मुद्दे की बात हो रही है। तो रेफरेंस नंबर ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है जहां पे हजारों लाखों लेटर्स ऑन अ डेली बेसिस सेंड और रिसीव होते हैं। तो भैया रेफरेंस नंबर में हो सकता है जब TCS का एम्प्लॉय रिलायंस के मैनेजर को लेटर भेजे तो लिखे ऑडिट डिपार्टमेंट, रिलायंस, डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया कि रिलायंस के ऑडिट डिपार्टमेंट पे लेटर जाने, फिर लेटर का नंबर लिख दिया, लेटर नंबर इज 133। और हो सकता है जिस एम्प्लॉय ने लेटर लिखा हो उसने अपने इनिशियल्स भी लिख दिए इन द रेफरेंस नंबर। हो सकता है उस एम्प्लॉय ने अपने इनिशियल्स भी लिख दिए इन द रेफरेंस नंबर। सपोज राम त्रिपाठी ने लेटर लिखा था तो वो लिख देगा आगे RT। तो जब मैनेजर TCS को वापस लेटर लिखेगा तो वो बोलेगा भैया तुम्हारा जो लेटर आया था ना AD/133/RT, उसी लेटर के रिस्पॉन्स में मैं ये लेटर लिख रहा हूं। तो समझ रहे हो ना तुम कि TCS को बहुत आसानी होगी। TCS अपने फोल्डर में जाएगा और चेक करेगा कि लेटर नंबर AD/133 और RT कौन सा है, और फिर रिलायंस के मैनेजर को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो रेफरेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार लेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक एग्जांपल जरूर लिख लो, ऑडिट डिपार्टमेंट /133/RT। RT is the initial, RT are the initials of the person writing the letter। हमारे केस में था ये राम त्रिपाठी। तो भैया लक्ष्मण हो गया, राम हो गया, अब दशरथ के पास चलते हैं। दशरथ इज कॉल्ड डेट। यार डेट में क्या गलती कर सकते हैं, डेट तो हम लोग सही लिखेंगे, डेट तो सबको पता होती है। यहां पर भी एक बड़ा लोचा है, जब भी तुम लोग डेट लिख रहे हो तो एब्रिविएशन में मत लिखना, न्यूमेरिकल फॉर्म में मत लिखना, डेट पूरी लिखना। उसका कारण बताता हूं। अगर मैं लिखता हूं 12/10/2020, तो यूके में जो डेट का फॉर्मेट चलता है ना, वो चलता है डेट फर्स्ट, फिर मंथ और फिर ईयर। ये फॉर्मेट है भाइयों यूके का, और हम लोग ब्रिटेन को बहुत फॉलो करते हैं, इसलिए हम भी यही फॉर्मेट यूज करते हैं, डेट
फिर मंथ और फिर ईयर्स। तो यूके का फॉर्मेट तो यही है। तो अगर 12/10/2020 लिखा है तो यूके वाला इसको पढ़ेगा 12 अक्टूबर 2020। पर तुम्हें पता है यूएस में फॉर्मेट डिफरेंट है। यूएस में पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है और फिर ईयर्स आता है। तो यूएस वाला अगर इसको पढ़ेगा तो वो पढ़ेगा 10 दिसंबर 2020। तो देखो यार फटाफट महीने चेंज हो गए जस्ट बिकॉज हम लोगों ने डेट पूरी नहीं लिखी और सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दी। तो भैया डेट पूरी लिखना, और अगर यूके में लिख रहे हो तो उनका फॉर्मेट फॉलो करना, यूएस में लेटर लिख रहे हो तो उनका फॉर्मेट फॉलो करना। तो लक्ष्मण हो गए, राम हो गए, दशरथ भी हो गए खत्म। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मां सीता के बारे में। तो एम फॉर था मार्किंग। अरे यार डोनाल्ड ट्रंप अगर नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखेगा तो क्या वो लेटर हवा में ऐसे ही घूमता रहेगा, या फिर उस लेटर के ऊपर बहुत बड़ा सील और थप्पा लगा हुआ होगा और उस पर लिखा होगा कॉन्फिडेंशियल। ऐसी बातें आम पब्लिक को थोड़ी बताई जाती हैं, अंदर ही अंदर सब माल वाल डिस्कस हो जाते हैं किसको कितना मिलना है। तो कॉन्फिडेंशियल की सील लगी होती है ऑन टू द लेटर। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हें जब एग्जाम में पेपर मिलता है तो पेपर के ऊपर कॉन्फिडेंशियल की सील लगी होती है। दिस इज कॉल्ड स्पेशल मार्किंग। अगर तुम लोग पोस्ट ऑफिस में कभी जाओगे तो देखना एनवेलप के ऊपर अलग अलग मार्किंग की जाती है। अगर एयरमैन लिखा हुआ है तो मतलब ये सारे के सारे लेटर्स फ्लाइट के थ्रू डिलीवर होने वाले हैं। तो राम हो गया, लक्ष्मण हो गया, दशरथ हो गया। मां में से हम लोगों ने एम की बात भी कर ली। आगे आता है एड्रेस। तो एड्रेस तो तुम्हें लिखना आता है, पर एड्रेस किसका लिखना है? जो लेटर बना रहा है उसका, या फिर जिसको लेटर जा रहा है उसका। तो हमेशा याद रखना जो रिसीवर ऑफ द लेटर है उसका एड्रेस आएगा इनसाइड द लेटर। तो ऐसा मत करना कि अपने घर का पता लिख रहे हो, नॉट इंपॉर्टेंट भाई, जरूरत ही नहीं है। तुम्हें एड्रेस लिखना है रिसीवर का, ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि भैया मुझे लेटर लिखा है, मेरे पते पर ही आया है ना, ये मेरा ही लेटर है ना। तो रिसीवर के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम तो लिख रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम किसको लिखने वाले हो और तुम्हारा एड्रेस क्या है, दैट यू ऑलरेडी नो। तो एड्रेस हमेशा लिखना है रिसीवर का। एड्रेस के बाद आती है अटेंशन लाइन। देखो कई बार हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन होती थी और डिबेट कंपटीशन के लिए दूसरे स्कूल वाले हमारे स्कूल में लेटर भेजते थे कि हमारे स्कूल वाले पार्टिसिपेंट्स भेजे फॉर द डिबेट कंपटीशन। तो हमारे स्कूल की जो इंचार्ज थी डिबेट की वो थी सुनीता शुक्ला मैम। उन्होंने मुझे उठाया बचपन से, खड़ा कर दिया स्टेज के सामने और बोला बोलो। बहुत मजाक बना। मैं तुम्हें एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। 15 अगस्त के लिए मैंने एक स्पीच प्रिपेयर की थी, पर मैं बहुत छोटा था तो 15 अगस्त पे मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। सडनली असेंबली में 14 अगस्त के दिन मैम ने बोला कि चलो 15 अगस्त को परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, एक काम करो तुम 14 अगस्त को परफॉर्मेंस दे दो। और मेरी स्पीच की पहली लाइन ही यही थी कि आज हम सब मिलकर 15 अगस्त मना रहे हैं। तो 14 अगस्त को मैं क्या बोलता, तो मैं पहली लाइन में ही घबरा गया कि आज हम सब मिलकर 15 अगस्त नहीं, लेकिन आज तो 14 अगस्त है। पहली लाइन तो फेल हो गई। इसके बाद तो मुझे रेमेडी समझ ही नहीं आ रही थी कि डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। तो उन्होंने मुझे उठाया। तो मुझे हमेशा याद है कि जब बाहर दूसरे स्कूल से लेटर आता था और स्कूल वालों को पता होता था कि तो इस फलाना स्कूल में शुक्ला मैम ही डिबेट की इंचार्ज है, तो उस लेटर पे एक लाइन लिखी होती थी फॉर द अटेंशन ऑफ मिसेस सुनीता शुक्ला। तो जैसे ही वो लेटर खुलता था मेरे स्कूल के अंदर और जो भी ये लाइन पढ़ लेता था फॉर द अटेंशन ऑफ मिसेस शुक्ला, तो सीधे जाकर लेटर चले जाता था सुनीता शुक्ला के पास। मतलब सेंडर ने जब लेटर भेजा तो वो डिजायर्ड रेसिपिएंट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसको इंश्योर कर सकते हो बाय इंसर्टिंग एन अटेंशन लाइन। या रिलायंस वाले ने टीसीएस को लेटर भेजा, पर टीसीएस में स्पेसिफिकली राम त्रिपाठी से ही बात करनी है। तो यार ऑडिट डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, राम त्रिपाठी कोई अनोखा है कि लेटर उसके पास पहुंच जाए, इसलिए अटेंशन लाइन डालनी पड़ेगी कि भैया ये लेटर राम त्रिपाठी के लिए ही है, ये उस तक ही पहुंचना चाहिए। तो मां हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं सीता है पर। तो एस फॉर होता है सैल्यूटेशन। यहां पे यार सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है कि डियर लिखूं या नहीं लिखूं, सिर्फ सर लिख दूं कि डियर सर लिखूं कि रिस्पेक्टेड सर लिखूं। तो याद रखना जो तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं ना बचपन में, बार 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 रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड सर, उनसे पूछना जाके जरा कि भैया रिस्पेक्टेड एडजेक्टिव कब से बन गया। रिस्पेक्टेड सर गलत होता है मेरे भाई, वो होता है रिस्पेक्टफुल सर। तो रिस्पेक्टेड सर कभी नहीं लिखना है, गलत इंग्लिश है, रॉन्ग इंग्लिश है। तो या तो तुम लिखोगे रिस्पेक्टफुल सर
जो कि अब ट्रेंड में नहीं है। अब सब एक दूसरे के भाई बंधु है यार। तो तुम लोग ये मत लिख देना कि मेरे प्रिय भाई या भाई चलो बात करते हैं, ऐसा भी नहीं लिखना है। यू कैन राइट डियर सर, और अगर तुम उससे पर्सनली कनेक्टेड हो तो तुम लोग उसका नाम भी लिख सकते हो। तो यार अगर मैं प्रकाश को लेटर लिखूंगा तो मैं फिर लिखूंगा डियर प्रकाश, क्योंकि प्रकाश और मेरे संबंध है आपस में। तो यार मैं प्रकाश को लेटर लिखूंगा तो मैं रिस्पेक्टफुल प्रकाश लिख ही नहीं सकता, मतलब देखकर ही लगता है उसको कि उसके आगे रिस्पेक्टफुल आना चाहिए। वहां पर मैं डियर प्रकाश ही लिखूंगा, क्योंकि भाई भाई वाली बात है यार। तो जब मैं लेटर लिख रहा हूं तो सैल्यूटेशन का विशेष ध्यान देना है। रिस्पेक्टेड नहीं होता, या तो डियर सर, या फिर डियर लास्ट नेम, या फिर डियर फर्स्ट नेम, या फिर सिर्फ नेम, या फिर सिर्फ सर या फिर मैम। रिस्पेक्टेड मत लिखना मेरे भाई, ये कहलाता है सैल्यूटेशन। एक बार तुम लोगों ने सैल्यूटेशन कर दिया तो उसके बाद आता है सब्जेक्ट हेडिंग। है, सीता है, एच फॉर हेडिंग। तुम्हें ये बताना है कि लेटर किस बारे में है, ताकि सामने वाले की एंजाइटी खत्म हो जाए कि व्हाट दिस लेटर इज ऑल अबाउट, और उसको फिल्टर करने में आसानी भी होगी। अगर सपोज इंश्योरेंस क्लेम के लिए कोई लेटर है तो उसकी सब्जेक्ट हेडिंग में लिखा होगा फॉर द इंश्योरेंस क्लेम। अगर तुम लोग सिक लीव लेने के लिए लेटर लिख रहे हो तो तुम लिखोगे फॉर द अवेलमेंट ऑफ सिक लीव। तो सब्जेक्ट हेडिंग बहुत शॉर्ट और क्रिस्प होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट हेडिंग ही बहुत बड़ी है कि सब्जेक्ट हेडिंग में ही लेटर लिख दिया, कुछ बोलने के लिए नहीं बचा। सब्जेक्ट हेडिंग, आई वांटेड टू टेक सिक लीव एज आई एम गोइंग इन द मैरिज, तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो तुमने लेटर ही लिख दिया। सिंपल लिखो ना सब्जेक्ट हेडिंग, लेटर फॉर सिक लीव्स, दैट्स इट। फिर डिटेलिंग अंदर देंगे। तो सब्जेक्ट हेडिंग बहुत प्रिसाइज, बहुत छोटी होगी मेरे भाई। और अगर लेटर बहुत ही ज्यादा छोटा है, 3-4 लाइन का ही लेटर है, तो उस केस में सब्जेक्ट हेडिंग भी नहीं आएगी। अब एक बात का ध्यान देना, सब्जेक्ट हेडिंग लिखने के भी 2 तरीके होते हैं। या तो तुम लोग स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल लिखो, या फिर पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैपिटल में लिख दो। दोनों मत करना भाई कि कुछ कैपिटल लिख दिया और कुछ स्मॉल लिख दिया, ऐसा अलाउड नहीं है। या तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल हर वर्ड का, या तो फिर सारी की सारी लाइन, पूरी की पूरी लाइन कैपिटल हो जाएगी। तो ये 2 ही ऑप्शंस होते हैं इन द सब्जेक्ट हेडिंग। तो ये सीता है तक हो गया मेरे भाइयों। एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भैया लेटर राइटिंग में ध्यान रखने की लेटर्स की कंटेंट क्या क्या होंगे। तो सबसे बड़ा लक्ष्मण, लक्ष्मण मतलब होता है लेटर हेड। पता होना चाहिए क्या क्या आता है। लेटर हेड में आता है कैट, सी फॉर CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ए फॉर ईमेल एड्रेस, टी फॉर टैगलाइन, और बाकी बेसिक बात नाम, पता और एड्रेस, ये तो तुम्हें पता ही है। तो लक्ष्मण हो गया खत्म। फिर हम लोगों ने पढ़ा राम, राम मतलब होता है रेफरेंस नंबर, लेटर्स को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा दशरथ, दशरथ मतलब होती है डेट। यूएस का फॉर्मेट अलग है, यूके का फॉर्मेट अलग है, तो डेट पूरी लिखना, एब्रीविएशन में मत लिखना। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा माँ, एम फॉर मार्किंग। तो अगर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लेटर है तो लेटर के ऊपर ही लिखा होगा, ऐसा थोड़ी है कि लेटर खोल लिया फिर अंदर लिखा हुआ है दिस इज कॉन्फिडेंशियल। तो भैया अब तो खुल चुका, अब तो देख लिया, शेम शेम शेम। तो दिस इज नॉट अलाउड। लेटर के ऊपर ही सुपरस्क्राइब्ड होगा कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये लेटर कोई भी ना खोले, और अगर खोले तो अंजाम भुगत लेना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ए फॉर अटेंशन लाइन, जिसके लिए लेटर लिखा जा रहा है। अगर वो एक स्पेशल पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन है, एम्बिग्विटी हो सकती है ये समझने में कि लेटर किसके लिए है, तो अटेंशन लाइन लिख दो, तो लेटर रिसिपिएंट तक पहुंच जाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा ए फॉर एड्रेस, एड्रेस रिसिपिएंट का लिखना है, सेंडर का नहीं। फिर हम लोगों ने पढ़ा सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन में या तो सर लिखो, या फिर डियर फर्स्ट नेम लिखो, या फिर डियर लास्ट नेम लिखो। रिस्पेक्टेड सर मत लिखना मेरे भाई। फिर हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि सब्जेक्ट हेडिंग, इट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो भाइयों आज के लिए तो इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे बचे हुए एलिमेंट्स ऑफ द लेटर, और फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात बतानी है इन दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।